मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास सेवा सदन भाग 11। दरवाजे पर आकर सुमन सोचने लगी कि अब कहाँ जाऊं। गजाधर की निर्दयता से भी उसे इतना दुख न हुआ था जितना इस समय हो रहा था। उसे अब मालूम हुआ कि मैंने अपने घर से निकलकर बड़ी भूल की। मैं सुभद्रा के बल पर कूद रही थी। मैं इन पंडित जी को कितना भला आदमी समझती थी, पर अब मालूम हुआ कि यह भी रंगे हुए सियार हैं। अपने घर के सिवाय अब मेरा कहीं ठिकाना नहीं है। मुझे दूसरों की चिरौरी करने की जरूरत ही क्या? क्या वह मेरा घर नहीं था? क्या मैं इनके घर जन्म काटने आई थी? 2-4 दिन में जब उनका क्रोध शांत हो जाता, आप ही चली जाती। ओह नारायण, क्रोध में बुद्धि कैसी भ्रष्ट हो जाती है। मुझे इनके घर में भूल कर भी ना आना चाहिए था। मैंने अपने पाँव में आप ही कुल्हाड़ी मारी। वह अपने मन में न जाने क्या समझते होंगे। यह सोचते हुए सुमन आगे चली, पर थोड़ी दूर चलकर उसके विचारों ने फिर पलटा खाया। मैं कहाँ जा रही हूँ? वह अब मुझे कदापि घर में ना घुसने देंगे। मैंने कितनी विनती की, पर उन्होंने एक ना सुनी। जब केवल रात को कई घंटे की देर हो जाने से उन्हें इतना संदेह हो गया, तो अब मुझे पूरे 24 घंटे हो चुके हैं और मैं शामत की मारी वहीं आई जहाँ मुझे न आना चाहिए था। वह तो अब मुझे दूर से ही दुत्कार देंगे। यह दुत्कार क्यों सहूं? मुझे कहीं रहने का स्थान चाहिए। खाने भर को किसी न किसी तरह कमा लूंगी। कपड़े भी सियूंगी तो खाने भर को मिल जाएगा। फिर किसी की धौंस क्यों सहूं? इनके यहाँ मुझे कौन सा सुख था? व्यर्थ में एक बेड़ी पैरों में पड़ी हुई थी, और लोक लाज से वह मुझे रख भी लें तो उठते बैठते ताने दिया करेंगे। बस चलकर एक मकान ठीक कर लूं। भूली क्या मेरे साथ इतना भी सलूक ना करेगी? वह मुझे अपने घर बार बार बुलाती थी, क्या इतनी दया भी ना करेगी? अमोला चली जाऊं तो कैसा हो? लेकिन वहां पर कौन बैठा हुआ है? अम्मा मर गई, शांता है, उसी का निर्वाह होना कठिन है। मुझे कौन पूछने वाला है? मामी जीने ना देंगी, छेद छेद कर मार डालेंगी। चलूं भोली से कहूं, देखूं क्या कहती है। कुछ ना हुआ तो गंगा तो कहीं नहीं गई है। यह निश्चय करके सुमन भोली के घर चली। इधर उधर ताकती थी कि कहीं गजाधर ना आता हो। भोली के द्वार पर पहुंचकर सुमन ने सोचा, इसके यहाँ क्यों जाऊं? किसी पड़ोसी के घर जाने से काम न चलेगा। इतने में भोली ने उसे देखा और इशारे से ऊपर बुलाया। सुमन ऊपर चली गई। भोली का कमरा देखकर सुमन की आंखें खुल गई। एक बार वह पहले भी आई थी, लेकिन नीचे के आंगन से ही लौट गई थी। कमरा फर्श, मसनद, चित्रों और शीशे के सामानों से सजा हुआ था। एक छोटी सी चौकी पर चांदी का पानदान रखा हुआ था। दूसरी चौकी पर चांदी की तस्तरी और चांदी का एक गिलास रखा हुआ था। सुमन यह सामान देखकर दंग रह गई। भोली ने पूछा, आज यह संदूकची लिए इधर कहाँ से आ रही थी? सुमन बोली, यह राम कहानी फिर कहूंगी। इस समय तुम मेरे ऊपर इतनी कृपा करो कि मेरे लिए कहीं अलग एक छोटा सा मकान ठीक करा दो। मैं उसमें रहना चाहती हूँ। भोली ने विस्मित होकर कहा, यह क्यों? क्या शौहर से लड़ाई हो गई है? सुमन बोली, नहीं, लड़ाई की क्या बात है, अपना जी ही तो है। भोली बोली, जरा मेरे सामने तो ताको। हाँ, चेहरा साफ कह रहा है। क्या बात हुई? सुमन बोली, सच कहती हूँ, कोई बात नहीं है। अगर अपने रहने से किसी को कोई तकलीफ हो तो क्यों रहे? भोली बोली, अरे तो मुझसे साफ साफ कहती क्यों नहीं? किस बात पर बिगड़े हैं? सुमन बोली, बिगड़ने की बात नहीं है, अब बिगड़ ही गए तो क्या रह गया? तुम लाख छिपाओ, मैं ताड़ गई सुमन। बुरा ना मानो तो कह दूं, मैं जानती थी कि कभी न कभी तुमसे खटकेगी जरूर। एक गाड़ी में कहीं अरबी घोड़ा और लद्दू टट्टू जुट सकते हैं? तुम्हें तो किसी बड़े घर की रानी बनना चाहिए था, मगर पाले पड़ी एक खूसट के, जो तुम्हारा पैर धोने लायक भी नहीं। तुम ही हो कि यो निभा रही हो। दूसरी होती तो ऐसे मियाँ पर लात मारकर कभी की चली गई होती। अगर अल्लाह मियाँ ने तुम्हारी शक्ल सूरत मुझे दी होती तो मैंने अब तक सोने की दीवार खड़ी कर ली होती। मगर मालूम नहीं तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुमने शायद अच्छी तालीम नहीं पाई। सुमन बोली, मैं 2 साल तक एक ईसाई लेडी से पढ़ चुकी हूँ। भोली बोली, 2-3 साल की और कसर रह गई। इतने दिन और पढ़ लेती तो फिर यह ताक न लगी रहती। मालूम हो जाता कि हमारी जिंदगी का क्या मकसद है, हमें जिंदगी का लुत्फ कैसे उठाना चाहिए। हम कोई भेड़ बकरी तो है नहीं कि माँ बाप जिसके गले मर दे बस उसी की हो रहे। अगर अल्लाह को मंजूर होता कि तुम मुसीबतें झेलो तो तुम्हें परियों की सूरत क्यों देता? यह बेहुदा रिवाज यहीं के लोगों में है कि औरत को इतना जलील समझते हैं। नहीं तो और सब मुल्कों में औरतें आजाद हैं, अपनी पसंद से शादी करती हैं और जब उससे रास नहीं आती तो तलाक दे देती हैं।
लेकिन हम सब वही पुरानी लकीर पीटे चली आ रही हैं। सुमन ने सोचकर कहा, क्या करूं बहन, लोक लाज का डर है, नहीं तो आराम से रहना किसे बुरा मालूम होता है। भोली बोली, यह सब उसी जिहालत का नतीजा है। मेरे माँ बाप ने भी मुझे एक बूढ़े मियाँ के गले बांध दिया था। उसके यहाँ दौलत थी और सब तरह का आराम था, लेकिन उसकी सूरत से मुझे नफरत थी। मैंने किसी तरह 6 महीने तो काटे, आखिर निकल खड़ी हुई। जिंदगी जैसी नियामत रो रो कर दिन काटने के लिए नहीं दी गई है। जिंदगी का कुछ मजा ही ना मिला तो उससे फायदा ही क्या। पहले मुझे भी डर लगता था कि बड़ी बदनामी होगी, लोग मुझे जलील समझेंगे, लेकिन घर से निकलने की देरी थी। फिर तो मेरा वह रंग जमा कि अच्छे अच्छे खुशामदे करने लगे। गाना मैंने घर पर ही सीखा था, कुछ और सीख लिया बस। सारे शहर में धूम मच गई। आज यहाँ कौन रईस, कौन महाजन, कौन मौलवी, कौन पंडित ऐसा है जो मेरे तलवे सहलाने में अपनी इज्जत न समझे। मंदिरों में, ठाकुर द्वारे में मेरे मुजरे होते हैं, लोग मिन्नतें करके ले जाते हैं। इसे मैं अपनी बेइज्जती कैसे समझूं। अभी एक आदमी भेज दूं तो तुम्हारे कृष्ण मंदिर के महंत जी दौड़े चले आवे। अगर कोई इसे बेइज्जत समझे तो समझा करे। सुमन बोली, भला यह गाना कितने दिन में आ जाएगा। भोली बोली, तुम्हें 6 महीने में आ जाएगा। यहाँ गाने को कौन पूछता है, ध्रुपद और तिल्लाने की जरूरत ही नहीं। बस चली हुई गजलों की धूम है। 2-4 ठुमरियां और कुछ थिएटर के गाने आ जाएं और बस फिर तुम ही तुम हो। यहाँ तो अच्छी सूरत और मजेदार बातें चाहिए। सो खुदा ने यह दोनों बातें तुम में कूट कूट कर भर दी हैं। मैं कसम खाकर कहती हूँ सुमन, तुम एक बार इस लोहे की जंजीर को तोड़ दो, फिर देखो लोग कैसे दीवानों की तरह दौड़ते हैं। सुमन ने चिंतित भाव से कहा, यही बुरा मालूम होता है कि। तभी भोली बोली, हाँ हाँ कहो, यही कहना चाहती हो ना कि अरे गहरे सबसे बेशर्मी करनी पड़ती है। शुरू में मुझे भी यही झिझक होती थी, मगर बाद में मालूम हुआ कि यह ख्याल ही ख्याल है। यहाँ अरे गैरों के आने की हिम्मत ही नहीं होती। यहाँ तो सिर्फ रईस लोग आते हैं, बस उन्हें फंसाए रखना चाहिए। अगर शरीफ है तब तो तबीयत आप ही आप उससे मिल जाती है और बेशर्मी का ध्यान भी नहीं होता। लेकिन अगर उससे अपनी तबीयत ना मिले तो उसे बातों में लगाए रहो। जहां तक उसे नोचते खसोटते बने, नोचो खसोटो। आखिर को वह परेशान होकर खुद ही चला जाएगा। उसके दूसरे भाई और आ फंसेंगे। फिर पहले पहल तो झिझक होती ही है। क्या शौहर से नहीं होती। जिस तरह धीरे धीरे उसके साथ झिझक दूर होती है, उसी तरह यहाँ होती है। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरे लिए एक मकान तो ठीक कर दो। भोली ने ताड़ लिया कि मछली चारा कुतरने लगी। अब शिस्त को कड़ा करने की जरूरत है। बोली, तुम्हारे लिए यही घर है, आराम से रहो। सुमन बोली, तुम्हारे साथ ना रहूंगी। भोली बोली, क्यों, बदनाम हो जाओगी। सुमन झेप कर बोली, नहीं यह बात नहीं है। भोली बोली, खानदान की नाक कट जाएगी। सुमन बोली, तुम तो हंसी उड़ाती हो। भोली बोली, फिर क्या, पंडित गजाधर प्रसाद पांडे नाराज हो जाएंगे। सुमन बोली, अब मैं तुमसे क्या कहूं। सुमन के पास यद्यपि भोली को जवाब देने के लिए कोई दलील ना थी। भोली ने उसकी शंकाओं का मजाक उड़ाकर उन्हें पहले से ही निर्बल कर दिया था। यद्यपि अधर्म और दुराचार से मनुष्य को जो स्वाभाविक घृणा होती है, वह उसके हृदय को डामाडोल कर रही थी। वह इस समय अपने भावों को शब्दों में ना कह सकती थी। उसकी दशा उस मनुष्य की सी थी जो किसी बाग में पके फल देखकर ललचाता है, पर माली के न रहते हुए भी उन्हें तोड़ नहीं सकता। इतने में भोली ने कहा, तो कितने किराए तक का मकान चाहती हो। मैं अभी अपनी मामा को बुलाकर ताकीद कर दूं। सुमन बोली, यही 2-3 रुपए। भोली बोली, और क्या करोगी। सुमन बोली, सिलाई का काम कर सकती हूँ। भोली ने पूछा, और अकेले ही रहोगी। सुमन बोली, हाँ, और कौन है। भोली ने कहा, कैसे बच्चों की सी बातें कर रही हो। अरे पगली, आंखों से देखकर अंधी बनती है। भला अकेले घर में एक दिन भी तेरा निभा होगा। दिन दहाड़े आबरू लुट जाएगी। इससे तो 1000 दर्जे यही अच्छा है कि अपने शौहर के ही पास चली जाओ। सुमन बोली, उसकी तो सूरत देखने को जी नहीं चाहता। अब तुमसे क्या छिपाऊं। अभी परसों वकील साहब के यहाँ तुम्हारा मुजरा हुआ था। उनकी स्त्री मुझसे प्रेम रखती है। उन्होंने मुझे मुजरा देखने को बुलाया और 12-1 बजे तक मुझे आने ना दिया। जब तुम्हारा गाना हो चुका तो मैं घर आई। बस इतनी सी बात पर वो इतने बिगड़े कि जो कुछ मुंह में आया बकते रहे। यहाँ तक कि वकील साहब से पाप भी लगा दिया। कहने लगे, चली जा, अब सूरत ना दिखाना। बहन, मैं ईश्वर को बीच में देकर कहती हूँ, मैंने उन्हें मनाने का बड़ा यत्न किया, रोई, पैर पड़ी, पर उन्होंने घर से निकाल ही दिया।
अपने घर में कोई नहीं रखता तो क्या जबरदस्ती है? वकील साहब के घर गई कि 10-5 दिन रहूंगी, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। पर इस निर्दयी ने वकील साहब को बदनाम कर डाला। उन्होंने कहला भेजा कि यहाँ से चली जाओ। बहन, और सब दुख था, पर यह संतोष तो था कि नारायण इज्जत से निभाए जाते हैं। पर कलंक की कालिख मुंह में लग ही गई। अब चाहे सिर पर जो कुछ पड़े, मगर उस घर में न जाऊंगी। यह कहते कहते सुमन की आंखें भर आई। भोली ने दिलासा देकर कहा, अच्छा पहले हाथ मुंह धो डालो, कुछ नाश्ता कर लो, फिर सलाह होगी। मालूम होता है तुम्हें रात भर नींद नहीं आई। सुमन बोली, यहाँ पानी मिल जाएगा? भोली ने मुस्कुराकर कहा, सब इंतजाम हो जाएगा। मेरा कहार हिंदू है, यहाँ कितने ही हिंदू आया करते हैं, उनके लिए एक हिंदू कहार रख लिया है। भोली की बूढ़ी मामा सुमन को गुसलखाने में ले गई। वहां उसने साबुन से स्नान किया। तब मामा ने उसके बाल गूंथे। एक नई रेशमी साड़ी पहनने के लिए लाई। सुमन जब ऊपर आई और भोली ने उसे देखा तो मुस्कुराकर बोली, जरा जाकर आईने में मुंह देख लो। सुमन शीशे के सामने गई। उसे मालूम हुआ कि सौंदर्य की मूर्ति सामने खड़ी है। सुमन अपने को कभी इतना सुंदर न समझती थी। लज्जा युक्त अभिमान से मुख कमल खिल उठा और आंखों में नशा छा गया। वह एक कोच पर लेट गई। भोली ने अपनी मामा से कहा, क्यों जहूरन, अब तो सेठ जी आ जाएंगे पंजे में। जहूरन बोली, तलवे सहलाएंगे तलवे। थोड़ी देर में कहार मिठाइयां लाया। सुमन ने जलपान किया, पान खाया और फिर आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने मन में कहा, यह सुख छोड़कर उस अंधेरी कोठरी में क्यों रहूं? भोली ने पूछा, गजाधर शायद मुझसे तुम्हारे बारे में कुछ पूछें तो क्या कह दूंगी? सुमन ने कहा, कहला देना कि यहाँ नहीं है। भोली का मनोरथ पूरा हो गया। उसे निश्चय हो गया कि सेठ बलभद्र दास, जो अब तक मुझसे कन्नी काटते फिरते थे, इस लावण्यमयी सुंदरी पर भ्रमर की भांति मंडराएंगे। सुमन की दशा उस लोभी डॉक्टर की सी थी, जो अपने किसी रोगी मित्र को देखने जाता है और फीस के रुपए हाथों से नहीं लेता। संकोचवश कहता है, इसकी क्या जरूरत है, लेकिन जब रुपए उसकी जेब में डाल दिए जाते हैं तो हर्ष से मुस्कुराता हुआ घर की राह लेता है।